हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करेंगे पीडियाट्रिक्स के टॉपिक से, जो कि है चाइल्डहुड इन्फेक्शंस। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी सारे इन्फेक्शंस होते हैं लाइक मीजल्स, वेरिसेला जोस्टर इन्फेक्शन और स्मॉल पॉक्स और आपके टॉर्च इन्फेक्शंस, ये सारे इसके अंडर कवर होंगे। तो हम लोग जो सबसे पहला इन्फेक्शन शुरू कर रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि है हमारा मीजल्स। ठीक है, तो ये हमारा शुरू करते हैं हम लोग शुरुआत इसकी मीज़ल्स के साथ में। ठीक है, मीज़ल्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने पीएसएम पढ़ी होगी तो पीएसएम में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, और आपका यूनिवर्सिटी में और नीट पीजी की प्रिपरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी जो कॉजेटिव एजेंट है हम उसकी बात करेंगे। हम लोग हेडिंग्स में सारी बात करेंगे। तो कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? पॉजिटिव एजेंट हमारा होता है, इसमें पैरामिक्सोविरिडी इन्फेक्शन होता है। ये पैरामिक्सोविरिडी फैमिली का इन्फेक्शन होता है, और पैरामिक्सोविरिडी जो होती है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पैरामिक्सोविरिडी, और ये क्या है हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस। ठीक है, ये हमें याद रखनी है दोनों चीज़ें, पैरामिक्सोविरिडी और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस होते हैं ये। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की और सेकेंडरी अटैक रेट और इन्फेक्टिविटी पीरियड के। ठीक है, तो इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है इसका, कुछ डिजीज़ का में इंक्यूबेशन पीरियड हमेशा याद होना चाहिए, जिसमें से मीजल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्यूबेशन पीरियड, सेकेंडरी अटैक रेट और इन्फेक्टिविटी पीरियड। ठीक है, इन्फेक्टिविटी पीरियड। अब सेकेंडरी अटैक रेट हमारा वैरिसेला का पता होना चाहिए, मीजल्स का पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों का है। ठीक है, अब इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है इसका वो होता है 8 to 12 डेज़ का। ठीक है, लगभग आधे महीने का इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा। सेकेंडरी अटैक रेट हमारा मोर देन 90% रहता है। चिकन पॉक्स का 85% होता है, इसका होता है मोर देन 90%। और इन्फेक्टिविटी पीरियड जो होता है वो होता है हमारा 4 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रैश। ठीक है, तो इस पीरियड में जो इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है इसका, यानी कि ये अपने जो पेशेंट है इस टाइम ड्यूरेशन में दूसरे पेशेंट को भी ये इन्फेक्शन जो है ट्रांसमिट कर सकता है। इट इज़ इन्फेक्टिविटी पीरियड 4 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रैश। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कट हो रहा है, मैं लास्ट में इसकी फ़ोटोज़ भी डाल दूँगी, वीडियो के एंड में आप लोग देख सकते हो। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। तो ये तो हमारी हो गई कुछ हेडिंग्स, 4 हेडिंग्स ही हो गई। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में, हमें पता कैसे चलेगा कि मीजल्स हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। ठीक, क्लिनिकल फीचर्स में जो हमारे ज़्यादातर चाइल्डहुड इन्फेक्शंस होते हैं उसमें फीवर और रैश होता है। ठीक है, अब इनके जो पैटर्न होता है, अपीयरेंस का पैटर्न और किस तरह से और फीचर्स हैं, तो उससे हम लोग डीडी बनाते हैं और हमारा फाइनल डायग्नोसिस निकलता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में। तो हमारा स्टार्ट जो होता है, ये स्टार्ट में क्या होता है, इनिशियली जो रहेगा हमारा फीवर रहेगा। ठीक है, 1 से 3 दिन तक हमारा रहेगा फीवर। ठीक है, ये रहेगा, और फीवर के साथ में हमारे रहेंगे कुछ प्रोड्रोमल फीचर्स लाइक कफ हो गया हमारा। ठीक है, कोराइजा हो सकता है, और रेड आइज यानी कि कंजक्टिवाइटिस भी हो सकती है साथ में। ठीक है, कंजक्टिविटिस, तो ये आपको कुछ की पॉइंट्स मिलेंगे आपको किसी एमसीक्यू में सॉल्व करते हुए। ठीक है, कंजक्टिविटिस हो सकती है। ओके, ये हो गया। अब ये हमारा 1 to 3 डेज़ की बात थी। उसके बाद हम लोग फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना रहे हैं अब सारे क्लिनिकल फीचर्स को। उसके बाद जो होगा हमारा डे 2 to 3 डेज़। ठीक है, डे 2 to 3 पे क्या होगा हमारा, कॉप्लिक स्पॉट्स होते हैं वो आ जाएंगे, कॉप्लिक स्पॉट्स। ठीक है, ये हमने पीएसएम में भी पढ़ा था, कॉप्लिक स्पॉट्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं। ये हमारे वाइट स्पॉट्स होते हैं, इसके बारे में लिख लेते हैं। कुछ वाइट स्पॉट्स होते हैं, रेड नहीं होते, वाइट स्पॉट्स होते हैं, तो हमेशा इसको याद रखना है। वाइट स्पॉट्स होते हैं विच इज सराउंडेड बाय रेडनेस। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय रेडनेस। ओके, ये चीज़ हो गई। उसके बाद में इसका जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है, राइस ग्रेन अपीयरेंस होता है, राइस ग्रेन अपीयरेंस। ओके, ये रहेगा हमारा।
ठीक है। और राइस ग्रेन अपीयरेंस कह रहे हैं क्योंकि वाइट कलर का होता है और उसके चारों ओर जो होती है रेडनेस से सराउंडेड रहता है। और इसकी लोकेशन क्या होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लोकेशन बहुत पूछी जाती है वाइवा में भी और एमसीक्यूज में भी। ये हमारा बकल म्यूकोसा में होते हैं और सेकंड लोअर मोलर टूथ के लेवल पे होते हैं, सेकंड लोअर मोलर टूथ। कुछ बुक्स जो कहती है वो प्री मोलर के लेवल पे बताती है, लेकिन हमारा जो करेक्ट आंसर जाता है वो यही जाता है, सेकंड लोअर मोलर टूथ के लेवल पे होती है ऑन बकल म्यूकोसा। ठीक है। ये हमारा कॉप्लिक स्पॉट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस डिजीज़ में होता है, किसका पैथोग्नोमिक होता है। अच्छा, ये जो होता है ना, ये हमारा मीजल्स का पैथोग्नोमिक फीचर है। मतलब अगर ये आपको दिख रहा है ना किसी पेशेंट के अंदर, तो दैट इज़ 100% शॉर्ट मीजल्स। ओके, पैथोग्नोमिक फीचर है ये ऑफ मीजल्स। ओके, ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब हमने बात कर ली डे 1 2 3 पे क्या होता है, फिर उसके पहले फीवर आएगा, फिर हमारे कॉप्लिक स्पॉट्स आएंगे, फिर उसके बाद हमारा डे 4 पर फाइनली जो है एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। हाँ, तो डे 4 पर क्या रहेगा हमारा, फाइनली रैश अपीयर हो जाता है। डे 4 हमारा आ जाएगा रैश। ओके, ये हम क्लिनिकल फीचर्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमारा हो गया ये फीवर, उसके बाद आएगा हमारा कॉप्लिक स्पॉट्स, उसके बाद आएंगे हमारे रैश। अब रैश का भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं कि किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे मैक्यूलो पेप्यूलर रैशेस। ठीक है, मैक्यूलो पेप्यूलर मतलब कि इसमें मैक्यूल्स भी होंगे और पेप्यूल्स भी होंगे। ओके, इट इज़ मैक्यूलो पेप्यूलर रैशेस। और ये हमारा स्टार्ट कहाँ पे होता है, इसका स्टार्ट होता है हमारे फेस से। फेस पे सबसे पहले आते हैं और उसमें भी सबसे पहले बिहाइंड द ईयर, बिहाइंड द ईयर। मैं आपको यहीं पे एक छोटा सा निमोनिक बता देती हूँ। मतलब यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं तो हमारे जो कॉम्प्लिकेशंस हम पढ़ेंगे अभी मीजल्स की कॉम्प्लिकेशन में, तो हमारा जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है ओटाइटिस मीडिया। तो यहाँ पे याद रखने में आसानी हो इसलिए मैंने यहीं पर आपको बता दिया, क्योंकि ईयर के पीछे से अराइज हो रहे हैं तो ऐसे याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि ईयर के पीछे से, यानी कि ओटाइटिस मीडिया का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। उसके बाद में फेस के बाद इट स्प्रेड्स टू ट्रंक, स्प्रेड्स टू द ट्रंक। ठीक है, ये हमारा कैसे हमारा आता है रैश और कैसे अपीयर होता है पूरी बॉडी पे, वो हमारा पता चल गया। ठीक है, ट्रंक के बाद में हमारा एक्सट्रीमिटीज़ को भी जाता है, एक्सट्रीमिटीज़। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी ड्यूरेशन जो होती है रैश की, इसकी जो ड्यूरेशन रहती है वो हमारी 4 दिनों तक रहता है। ये रैश ड्यूरेशन हमारी 4 डेज होती है। ओके, ये हमारा 4 दिन तक हमारी बॉडी पे रैश रहेगा और उसके बाद में डिसअपियर हो जाता है। आफ्टर दैट डिसअपियर्स लीविंग ब्राउनिश हाइपर पिगमेंटेशन। ओके, ब्राउन हाइपर पिगमेंटेशन मतलब हुआ क्या, रैश आया 4 दिन तक रहा और जब वो डिसअपियर होता है तो ब्राउन कलर के जो दाग होते हैं वो रह जाते हैं बॉडी के ऊपर। ठीक है, ये हो गया। अब फाइनली डे 4 पे रैश अपीयर हुआ, 4 दिन तक वो रह था, तो यानी कि डे 8 पे जाके डे 8 पे हमारा क्या हो रहा है, रैश जो है डिसअपियर हो जाता है, रैश डिसअपियर्स। ओके, ये हो गया। अब हमारे क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या टाइमलाइन रहेगी ये देख लेते हैं एक बार को। स्टार्ट हो रहा है 1 to 3 डेज पे होता है हमारा फीवर। डे 2 to 3 पे हमारा कॉप्लिक स्पॉट्स आ जाते हैं जो कि वाइट स्पॉट्स होते हैं और हमारे सेकंड लोअर मोलर टूथ के लेवल पे होता है, लोअर वाला होता है, अपर वाला नहीं होता, सेकंड लोअर मोलर टूथ। ओके, डे 4 पे हमारे क्या रहता है, रैश आ जाता है, मैक्यूलो पेप्यूलर रैश होता है। सबसे पहले ईयर के पीछे आएगा फेस पे, उसके बाद ट्रंक पे आ जाएगा, उसके बाद एक्सट्रीमिटीज पे आ जाता है और 4 दिन तक रहता है। और फाइनली डे 8 पर जा करके रैश डिसअपियर हो जाता है और ब्राउन हाइपर पिगमेंटेशन रह जाती है उस जगह पर। ठीक है, ये हमारे हो गए क्लिनिकल फीचर्स। अब हम बात करेंगे इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो हम लोग कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस। अब कॉम्प्लिकेशंस में 2 चीज़ें याद रखने की होती है, एक तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है और मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। तो हम लोग 2 हेडिंग्स कर लेते हैं, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट सीवियर। ओके, तो मोस्ट कॉमन मैंने अभी आपको बताया था, जो होती है हमारी वो होती है ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया। और ये एक्यूट कॉम्प्लिकेशन होती है, ऐसे बहुत दिन नहीं लगते इसको आने में,
इट इज़ एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, ओके। और जो मोस्ट सीवियर होती है वो होती है हमारी ब्रोंकोनिमोनिया, ब्रोंकोनिमोनिया, इट इज़ मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन। अब इसमें जो होता है ना, ब्रोंकोनिमोनिया दो तरीके से हो सकता है। इसमें दो तरीके कौन से हैं? एक तो हमारा खुद वायरस जो हमारा इन्फेक्ट कर रहा है, जो हमने भी पढ़ा था पैरामिक्सोविरिडी फैमिली का वायरस, खुद उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, स्टेफ ऑरियस या फिर स्टेफ निमोनिया का, ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई हमारी इटियोलॉजिकल एजेंट इज इटसेल्फ वायरस, इटियोलॉजिकल एजेंट इज वायरस इटसेल्फ, ठीक है। दूसरा हो गया सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ओके। तो अगर हमारा ये वाला खुद ही वायरस की वजह से हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं जाइंट सेल निमोनिया, जाइंट सेल न्यूमोनिया, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हैशिट्स निमोनिया, हैशिट्स न्यूमोनिया, ओके। ये चीज़ हो गई, ठीक है। और अगर इसकी वजह से हो रहा है तो इसके कौन से कॉजेटिव एजेंट्स हो जाते हैं? स्टेफ ऑरियस, जो वही जो नॉर्मली होते हैं हमारे, स्टेफ ऑरियस हो गया, या फिर हमारा हो गया स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, ठीक है। ये हो गया, ओके। ये हमारा हो गया कॉम्प्लिकेशंस। तो हमने इसके एटियोलॉजिकल एजेंट, इंक्यूबेशन पीरियड, इन्फेक्टिविटी पीरियड पढ़ लिया है, क्लिनिकल फीचर्स पढ़ लिए, पूरी टाइमलाइन पढ़ ली है, कॉम्प्लिकेशंस पढ़ लिए हैं। अब एक और इसका, ये तो हमारे दोनों जो थे एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस थे, ओके, दीज बोथ आर एक्यूट, ठीक है। अब इसका एक क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, विच इज़ सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन एंकेफेलाइटिस, बहुत बार आपने नाम सुना होगा। तो हम इसके एक क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, विच इज़ SSPE, दैट इज subacute sclerosing panencephalitis, ओके, दिस वन। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। तो पहले लिख लेते हैं, इट इज़ द क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स। क्रोनिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इट अकर्स 7 to 13 ईयर्स आफ्टर द इन्फेक्शन, अकर्स 7 to 13 ईयर्स, 7 to 13 years after the infection, okay, that's why it is chronic, 7 to 13 years, okay, ये हो गया। तो इसकी वजह से ये स्कूल ईयर्स हो गए, क्योंकि मीजल्स जनरली बचपन में हो जाता है, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनमें हो जाता है, तो ये हमारे स्कूल ईयर्स है। तो उसमें बच्चा किस तरीके से प्रेजेंट करता है, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो गए इसके? डिक्रीज इन स्कूल परफॉर्मेंस, एंकेफेलाइटिस है ना, इट इज अफेक्टिंग ब्रेन समहाउ, ओके, सो इट इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज इन स्कूल परफॉर्मेंस। सेकेंड थिंग जो हो सकती है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसको, बच्चे को, ठीक है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इंटेलेक्ट डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिस्टर्बेंस। और इसको ना मायोक्लोनिक सिजर्स भी आ सकते हैं, ओके, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मायोक्लोनिक सिजर्स। मतलब ये एक कीवर्ड आपके एमसीक्यू में हो सकता है कि पेशेंट है, उसको पहले रैशेज अपीयर हुए थे, फिर इतने साल बाद पेशेंट इज प्रेजेंटिंग विद मायोक्लोनिक सिजर्स, आई मीन किड इज प्रेजेंटिंग विद मायोक्लोनिक सिजर्स, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड फिफ्थ वन इज दैट इट इज़ अ फेटल कंडीशन, ओके, द किड कैन डाई इन दिस if it becomes severe, so it is a fatal condition, okay। अब ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स हो गए। अब हम इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, ठीक है। इसकी इन्वेस्टिगेशन, SSP की इन्वेस्टिगेशन के लिए हेडिंग लिख लेते हैं, इन्वेस्टिगेशंस।
इन्वेस्टिगेशन क्या रहेगी, सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे CSF टेस्टिंग करवाएंगे हम लोग सबसे पहले। ओके, सो CSF टेस्टिंग रहेगी हमारी। CSF टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग मीजल स्पेसिफिक एंटीबॉडीज देखते हैं, जो कि हमारी कौन सी होती है, IgG एंटीबॉडीज होती है, नॉट IgM। मीजल्स स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, मीजल्स स्पेसिफिक एंटीबॉडीज देखेंगे हम लोग CSF के अंदर। ओके, सेकेंड थिंग हम जो कराएंगे वो होगी हमारी EEG। ओके, EEG करवाएंगे तो हमें इसके अंदर क्या मिलेंगे, इसको मैं रेड पेन से लिख लेती हूँ। रेड मेकर कॉम्प्लेक्सेस हमें दिखेंगे, रेड मेकर कॉम्प्लेक्सेस देखने के लिए मिलते हैं हमें। इसमें क्या होता है, बैकग्राउंड इज स्लो। इस तरह के EEG में क्या मिलेगा, जो बैकग्राउंड होगा वो बहुत स्लो होगा और उस बैकग्राउंड के ऊपर हाई वोल्टेज डिस्चार्जेस हमें ऐसे मिलेंगे। ठीक है, तो हमें देखने को मिलेंगे हाई वोल्टेज डिस्चार्जेस ऑन द स्लो बैकग्राउंड, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका इन्वेस्टिगेशन। अब हम लोग उसको ट्रीट कैसे करेंगे, तो हम लोगों ने लिखा ट्रीटमेंट। ट्रीट करने के लिए एक ड्रग होती है विच इज़ आइसोप्रेनोसिन। ठीक है, दिस इज आइसोप्रेनोसिन, दिस हैज़ टू बी गिवन। आइसोप्रेनोसिन देंगे अलोंग विद इंटरफेरॉन गामा। ठीक है, इंटरफेरॉन गामा के साथ में हम लोग देंगे, एंड इसका जो रूट रहता है वो रहता है इंट्राथीकल रूट। ओके, सो दिस इज ट्रीटमेंट। ये हमने पूरा जो कवर किया है इट इज़ SSP ही। अब हम लोग जो है अलग से मीजल्स का ट्रीटमेंट देखेंगे, मतलब ये तो कॉम्प्लिकेशन था ना। अब बात करते हैं मीजल्स का ट्रीटमेंट क्या होता है। सो ट्रीटमेंट फॉर मीजल्स। ओके, इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, इसका हम लोग सपोर्टिव ट्रीटमेंट करेंगे एक तो सपोर्टिव में हम लोग क्या देंगे, IV फ्लूइड्स, एवरीवन नोज IV फ्लूइड्स दे देंगे। ओके, ठीक है, और साथ में हम लोग देंगे विटामिन ए देंगे सिंगल डोज ओरली। ठीक है, विटामिन ए क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इससे हमारी जो मॉर्टेलिटी है और मॉर्बिडिटी है वो रिड्यूस होता है, इन दोनों का रेट रिड्यूस होता है, इसीलिए हम लोग विटामिन ए दे रहे हैं। तो इसकी भी डोजेज होती हैं। अगर लेस देन 1 ईयर का बच्चा है तो वी विल गिव 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स। ओके, एंड इफ इट इज़ मोर देन 1 ईयर देन यू विल गिव 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स। वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द वाइवा। ठीक है, आई विल मार्क इट स्टार। ओके, ये हो गया, ये तो हमारा मतलब ट्रीटमेंट हो गया। और प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑब्वियसली बाई वैक्सीन हमें पता ही है, मीजल्स रूबेला वैक्सीन MR वैक्सीन होती है, जो कि हमारा NIS यानी कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी मतलब डाल दी गई है। तो MR वैक्सीन से हम लोग प्रिवेंशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब इसका जो पूरा स्केड्यूल है वो आपने PSM में पढ़ा होगा MR वैक्सीन का, तो वो मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। सो दिस इज़ MR वैक्सीन। ओके, so this is all about measles which is supposed to be known. Okay, thank you so much.